Yes, so guys, today we are studying about the chapter of atoms. ठीक है, बेसिकली एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटाइटी, उसके अंदर भी बहुत एंटाइटीज होती है, तो अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एटम होता क्या है और उसके कुछ बेसिक्स जो फंक्शनिंग है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सारे मॉलिक्यूल्स अपने अराउंड जो कुछ भी है वो एटम से मिलके बने हुए हैं, द स्मॉलेस्ट होल एंटाइटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल होता है बेसिकली, अगर स्मॉलेस्ट एक चीज को भी देखेंगे तो वो क्या होगा, आपका एक एटम होगा। तो एटम का स्ट्रक्चर अपने को पता है, केमिस्ट्री में पढ़े पूरे साल वही है आपने 11th और 12th में भी, कि भैया एक सेंट्रल मास वाली जो करता है वो काम करता है बेटा इसके न्यूक्लियस में। जो एटम का पूरा मास है, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो बेसिकली लाई करता है न्यूक्लियस में। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। आपके पास मेजरली दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नाम बताओ दोनों न्यूक्लियॉन्स का। पहला है प्रोटॉन, दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहीं पे इसका डिफरेंशिएशन देख लो। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस। ओके, इसका चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और हेवियर पार्टिकल्स। ठीक है, जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, ये चार्जलेस क्वांटिटी होती है न्यूट्रॉन इसके अंदर। हाँ, फिर न्यूक्लियस जो होता है आपका एज अ होल पॉजिटिव चार्ज रखता है और इसके अराउंड आपके रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्स में रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस बराबर संख्या में होते हैं जितने प्रोटॉन है। हर एटम के अंदर आपको मिल जाएगा कि अगर एक एलिमेंट को आप ले रहे हो तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी, उसी के लिए अपने को ये एटम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट देखा गया था, या सबसे पहले मॉडल जो बताए गए थे हिस्ट्री में, उनको देख लेते हैं। तो पहला जो मॉडल बताया गया था बेटा वो था जे थॉमसन का। जे थॉमसन का मॉडल है, यस, कौन सा है, यस, थॉमसन्स मॉडल। वो जो मॉडल है थॉमसन का मॉडल जो है उसको बोलते हैं अपन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है उसको। उन्होंने सिंपली ये कहा था, जैसे तरबूज होता है, उन्होंने ये बोला, एक तरबूज देखते हो ना, उन्होंने प्लम पुडिंग बोला था कि भैया अपन कैसे बोलेंगे, हलवा नहीं होता क्या गाजर का, उनका हम पुडिंग बोलते हैं उसको। तो हलवे के अंदर क्या होता है, काजू बादाम अपन कुछ डाल देते हैं, शादी ब्याह में देखा होगा तुमने। तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो एटम है ये हलवा है जिसके अंदर नेगेटिव आपके दाल है, पॉजिटिव आपके थोड़ी काजू बादाम की टुकड़ी है। तो इस तरह से वो दिखती है, और बाकी जो मेन मास है वो गाजर के हलवे का है, इनका नहीं है, इनका कोई रोल नहीं। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग पेयर में बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा माना। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसी के अंदर से निकल रहे हैं, एटम में कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, तो वो समझा नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये इनका प्लम पुडिंग मॉडल है। इसमें क्या दिक्कत रह गई थी बेटा, क्यों ये जो आपका अजम्पशन है ये गलत पड़ गया। तो सबसे पहली चीज है, अजम्पशन गलत इसलिए पड़ गया कि जब भी आपके पार्टिकल फिजिक्स की बात होती थी या अगर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते थे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए गए, इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज जब निकाला गया, रेडियो एक्टिविटी की बात जब आने लगी तब ये मॉडल खराब होने लगा, मतलब ये प्रूफ नहीं हो पा रहा था। और क्या होता, बहुत सी बार रेडियो एक्टिव के अंदर न्यूट्रॉन्स भी निकलते थे, तो ये न्यूट्रॉन्स को समझा ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ, इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है,
तो इसकी लिमिटेशन ध्यान रखनी है। एक और चीज, ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पेक्ट्रल सीरीज को समझा नहीं पा रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती है, अगर किसी एटम को अपन गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो वो कलर दे रहे थे, तो उस चीज को ये मॉडल डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। इट नॉट प्रोवाइड अस अ गुड कंक्लूजन एट द स्पेक्ट्रल सीरीज। क्लियर? दूसरा है, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो हुआ था, उसको ये लोग समझा नहीं पाए थे। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये मॉडल वहीं पे धराशायी हो गया, क्योंकि भाई जो चीज नया आएगी, नई थ्योरी आएगी, तो पुरानी को डिसमेंटल किया ही जाएगा। तो चलो बेटा नया टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग 11th क्लास में पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्टसन का एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल बहुत होशियार आदमी था, ठीक है। काम सारा जो किया था वो किया था इन्होंने गीगर एंड मार्टसन, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। कहने का मतलब जैसे आशुतोष प्रियांशु मिलके मेहनत करे और मैं कह दूं कि भाई सारी मेहनत मेरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल तुम लिखो, कुछ भी तुम करो, मैं कहता हूं मैंने लिखवाया है, मैंने क्या इनको थोड़ी आता, इनको कुछ आता थोड़ी गया। तो ये वाला जो मॉडल था, इसके लिए जो प्राइस मिला था वो इनको मिला था, रदरफोर्ड को। ये बेचारे लड़के ले गए थे, जबकि जो मेन एक्सपेरिमेंट था इन्होंने किया था। हाँ, बस थ्योरी जो थी वो इनकी चल रही थी, तो फिर नाम इन्हीं को दिया जाता है। भाई जो जिनकी लैब है उन्हीं का ही नाम होगा, तो इनकी लैब थी बेसिकली, जिन पे ये दोनों काम करते थे। तो आप देखो गीगर मार्टसन जो एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए क्या सेटअप था। तो इन्होंने क्या किया था, एक रेडियोएक्टिव मटेरियल दिया, जिससे क्या हो सकता था, अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते थे। तो अल्फा पार्टिकल के लिए इन्होंने एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया, इस तरह से एक चैम्बर लिया है जिसके अंदर एक रेडियोएक्टिव सोर्स है, अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक लीड का ब्लॉक लिया, इसके पूरे को कवर किया लीड ब्लॉक से। तो जब इस लीड ब्लॉक से आप कवर कर देते हो, तो यहाँ एक छोटी सी स्लिट खोली गई। स्लिट होती है पतली सी जगह, बिल्कुल पतली सी जगह जो होती है उसको स्लिट बोलते हैं अपन। तो स्लिट यहाँ से खोली गई, और फिर क्या किया, इस जगह से निकलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन बनाई गई, जस्ट लाइक दिस, एक स्क्रीन बनाई गई। वो स्क्रीन में जब कोई अल्फा पार्टिकल गिरता था, तो ये क्या करती थी, लाइट देती थी वहां पे। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर गिरता था, तो ये क्या करती थी, लाइट देती थी। तो इन्होंने देखा कि कोई सबसे पतला मेटल कौन बन सकता है एटॉमिक साइज तक, तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉइल ली और यहाँ पे खड़ी कर दी, इस तरह से पतली सी गोल्ड की फॉइल। इस गोल्ड फॉइल पे ये सारा जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो डाला गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अराउंड 10 मिलियन अल्फा पार्टिकल अगर एक बार छोड़े जाते हैं, तो 10 मिलियन में से कम भी 9 मिलियन अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो सीधे जा रहे हैं, ठीक है। 10 मिलियन में से अगर, ठीक है, 10 मिलियन अगर अल्फा पार्टिकल इन्होंने फेंके थे, तो कुछ 9 मिलियन जो थे वो इधर ही जा रहे थे सीधे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, यहां इन्होंने देखा कि जब यहां पे लाइट बन रही थी, तो कुछ पार्टिकल बिल्कुल इधर आके अटक गए, मतलब यहां इस जगह, और 10 लाख में ppm, यानी अपन कहते हैं ना 1 पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 ppm या ऐसी कुछ कंडीशन में कुछ पार्टिकल यहां भी देखने को मिले, यहां इस जगह भी देखने को मिले। तो इसका मतलब यहां पे साफ हो गया था कि गोल्ड के अंदर कोई एक ऐसी चीज जरूर मौजूद है जिससे ये अल्फा पार्टिकल टकराया है और वापस लौट के आ पाया। तो यहां से उन्होंने कंक्लूजन दिया कि आपके जब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है या ये घूम रहे हैं, तो ये एक सबूत दे रहे हैं कि कोई सेंटर मास एटम के अंदर मौजूद तो है, और उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से रदरफोर्ड वाज द
फर्स्ट वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। आपके जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ठीक है, खोज की थी, सॉरी, ठीक है, आविष्कार नहीं किया रदरफोर्ड, उन्होंने खोज की थी, ठीक है। ये डिस्कवर्ड दैट इज मास इज सेंटर्ड अराउंड ए सेंट्रल कोर एंड इट कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो अब एक टॉपिक है जो अपने काम का है, अपन उस पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, हाँ बेटा, पेपर अभी नहीं, वो अभी तो अपन देखते हैं। अभी तुम्हारी जो क्लासेस है नेक्स्ट वीक, अगर क्लासेस के ऊपर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट वीक सारा तुम्हारा बता दिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। अभी तक तो तुम मान के चलो है ही है, मैं तो चाहता हूँ वो ही जरूर चैप्टर कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर टेस्ट पेपर होगा तो उसमें से अपन चैप्टर थोड़े से हटा देंगे, तो एटम वाला तो हो जाएगा। हाँ बेटा, यस, नेक्स्ट टॉपिक डालो। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल में ही, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने न्यूक्लियस की तरफ गए थे तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो यहां से बिल्कुल लौट के पूरा आया था। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो यहां से लौट के पूरा आ गया था। तो सीधी सी बात है, ये अल्फा पार्टिकल यहां आके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसने एक्सपीरियंस करी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी, किसके बीच में लगी, एफ अल्फा एंड दिस न्यूक्लियस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी। कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट चैप्टर, सबसे इजी। इन दोनों के बीच में ये अगर न्यूक्लियस से ये आया, ये यहाँ रुक के टकरा के वापस चला गया, तो जिस जगह पे वो सबसे पास अब आया था, इस डिस्टेंस को अपन आर नॉट मान लेंगे, इस सेंटर से इसको अपन क्या मान लेंगे, आर नॉट। तो ये आर नॉट ही अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इधर देखो, इसके लिए अपन पता करते हैं। तो सबसे पहले दी इलेक्ट्रिक, ये जो पॉइंट है इसको P मान लेते हैं, जहां पे क्या हुआ, ये पार्टिकल अगर वहां से लौट के आ पाया है तो कुल मिला क्या हुआ, इस अल्फा पार्टिकल के पास एक एनर्जी थी, इस पे फोर्स लगी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, पर यहाँ क्या थी, अल्फा पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी v से आ रहा था, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी। तो वो काइनेटिक एनर्जी को क्या किया गया, रिपेल किया गया है वापस। तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया, इसको रिपेल बैक कर दिया। तो अपन सीधा सा लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P तो पॉइंट P पे एनर्जी को देख लेते हैं कितनी बनेगी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको U ले लेते हैं अपन। तो U जो थी पॉइंट P पे, इट इज क्या फॉर्मूला था, K(Q1Q2) अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी अपनी, दैट इज K के लिए ऐसे या अपन लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 जो है वो इसका चार्ज ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे ZE, ओके। और बाकी अपन क्या ले लेंगे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 2, ठीक है। Q1 ये हो गया ZE के बराबर, और जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसका जो चार्ज हो जाएगा अल्फा का Q अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2E। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो याद
सकता है। ठीक, तो अब देखो इसकी वैल्यू अपन यहाँ लिखती है ये अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला जो बना है अपना दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज ZE स्क्वायर 2ZE स्क्वायर अपॉन आर नॉट बनेगा। इसका इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी आ गई है। और अब अपने को पता है एस फॉर अल्फा पार्टिकल टू रीबाउंड काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के जो उस पॉइंट पे है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो आर नॉट को ऊपर कर दो तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। तो आर नॉट जो है वो क्या मिल गया अपना, आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज सिंपली 4ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सिंपल जनरल सा फॉर्मूला है, नोट डाउन कर ले। ओके गुड। इम्पैक्ट पैरामीटर आपके हट चुका है। अब सर कौन सा टॉपिक करते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर हट गया है, इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं है आपके। यस सर। इम्पैक्ट पैरामीटर हट चुका है। तो नेक्स्ट अब अपन आते हैं रदरफोर्ड मॉडल की बातें, चार जो इसमें काम की है जो अपने को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने चार क्या क्या बातें बोली थी उसको अपन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो बढ़िया। तो अब देखो रदरफोर्ड जो मॉडल था उसने क्या चार बातें बोली थी और क्या कामयाबी से देखी, तो उसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। तो रदरफोर्ड जो भाई साहब थे इन्होंने अपने को ये बोला था, तो रदरफोर्ड का मॉडल अपन देख लेते हैं एक बार। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं द फर्स्ट टॉपिक इज फॉर एटॉमिक न्यूक्लियस। तो फर्स्ट बात जो उन्होंने बताई वो क्या बताई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की बताई थी कि भाई साहब एक सेंट्रल कोर है आपके एटम में, क्या है एक सेंट्रल पॉजिटिव कोर है और वो ही सारा मास कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है और सारा जो मास है वो किसके पास है, सेंट्रल कोर एटॉमिक न्यूक्लियस के पास। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने जब सबसे पहली चीज में पता लगाई थी साइज ऑफ एटम, ही वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम। अभी अपन ने डिस्टेंस पढ़ा था बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इसके अंदर अपन सारी वैल्यूज पुट करते हैं, क्या करते हैं, अगर इस सारी वैल्यूज को अगर अपन पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है आर नॉट की, ये अपन आर नॉट पता कर पाए थे ना, क्लोजेस्ट अप्रोच जहां पर अल्फा पार्टिकल घूम गया था। तो सारी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सब कुछ अगर आप पुट कर देते हो तो वो नियरली 30 फर्मी के बराबर आता है। ठीक है, 30 फर्मी का मतलब हो जाएगा दैट इज आर नॉट इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 मीटर। ओके, सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये नियरली जो 10⁻⁻15 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है, -10 तक, तो उन्होंने अज्यूम किया था कि ये इतनी जो छोटी वैल्यू है ये आपके एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है या आपका जो एटम है उसकी रेडियस है। क्लियर? ठीक है,
तो उन्होंने ये बताया कि ये न्यूक्लियस की साइज है, ये साइज है इसकी न्यूक्लियस की, जो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम कितनी बताई थी उन्होंने? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, बहुत छोटी है, अराउंड 10,000 गुना कम है। तो इसका मतलब है कुछ स्पेस है, एटम की साइज में कुछ ऐसा स्पेस तो जरूर है जो मौजूद है। तो उन्होंने ये कहा कि जो एटम के बाहर का जो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, ठीक है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड उन्होंने क्या बताया? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट्स। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम के बाहर लाई करते हैं, साथ में लाई नहीं करते, ये बाहर लाई करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होगा? इसकी वजह से एटम क्या है? पूरा न्यूट्रल है। तीसरा और सबसे गलत पॉइंट जो इन्होंने बताया, जो ही इनकी गलती थी, फोर्थ वाला, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ही इसका क्या है, ये लिमिटेशन भी है बेटा इसका। इन्होंने ये बोला कि जिस तरह से आपके प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपकी मोमेंटम कंजर्व है उसका एंगुलर मोमेंटम, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एक एटम के अराउंड चक्कर लगाते हैं। पर ये गलत है लिमिटेशन, बताओ क्यों बेटा? ये लिमिटेशन गलत क्यों है? एनीवन? अरे बोलो, कहाँ गए? हाँ, तो लिमिटेशन बताओ ना। ऑर्बिट्स इन्होंने बोला कि प्लेनेट के जैसे है, पर एटम की ऑर्बिट कैसे होती है? एटम की ऑर्बिट का जो मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो अलग अलग तरीके का मोशन होता है। एसपीडीएफ आपने केमिस्ट्री में पढ़े, एसपीडीएफ ऑर्बिट्स। हाँ, तो कल मैं आपको, आज तो अपना पीरियड हो गया है, तो कल या नेक्स्ट वाली क्लास में जब भी मिलेंगे अपन, ओके, मतलब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना चल रहा है उतना चलो। हाँ, तो अब देखो, चलो बता देता हूँ। एसपीडीएफ ऑर्बिट अपन देख लेते हैं, लिमिटेशन इसकी देख लो। लिमिटेशन जो है वो ये कहती है आपके कि जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो अपन जैसे डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो वो डायग्राम क्या होते हैं? हमेशा सिंपली ऐसे ही बनते हैं। बस 5-10 मिनट में जरा मैं आ रहा हूँ नीचे। अच्छा, तो ये मीटिंग ऑफ कर दो ना, 1 मिनट बिता।